नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका आपके अपने चैनल रुद्र शिक्षणम में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अपनी पिछली कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वाक्य के प्रकार के बारे में। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वाक्य के प्रकार भाव के आधार पर। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि भाव के आधार पर वाक्य को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। आज हम एक एक वर्ग को डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला प्रकार होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। असर्टिव सेंटेंस। तो भाव के आधार पर वाक्य का जो पहला प्रकार होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ऐसे वाक्यों से किसी घटना के होने अथवा न होने का बोध होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो असर्टिव सेंटेंस से हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है। चलिए समझते हैं इस चीज को। An assertive sentence express any piece of information. An assertive sentence expresses any piece of information। अर्थात एक जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो किस न किसी प्रकार की सूचना हमें प्रदान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे कि एक वाक्य लिख रहे हैं यहाँ पे, आई हैव शीन द ताज महल। आई हैव सीन द ताज महल। इस वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैंने ताजमहल देख लिया है। इस वाक्य से आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी व्यक्ति है, जो वक्ता है, वो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट आई हैव सीन द ताजमहल। मैं ताजमहल देख चुका हूं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। शी विल नॉट हेल्प देम। इस वाक्य में भी हमें एक इंफॉर्मेशन ही मिल रहा है, शी विल नॉट हेल्प देम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि सी जो है वो उन लोगों की मदद नहीं करेगी। एक इंफॉर्मेशन ही तो ये भी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैसा कि बताया मैंने आपको कि असर्टिव सेंटेंस से किसी कार्य अथवा घटना के घटित होने अथवा न होने की जानकारी भी हमको मिलती है। तो पहले वाक्य में जो एक्शन है सीन, जो कार्य है देखने का, वो घटित हुआ है। मैंने ताजमहल देख लिया है या फिर मैं ताजमहल देख चुका हूं। इसमें देखने का कार्य पूरा हो चुका है। शी विल नॉट हेल्प देम। दूसरे वाक्य में हम देख पा रहे हैं यहाँ मदद न करने की बात की गई, अर्थात मदद की जो घटना है वो घटित नहीं होगी निकट फ्यूचर में, निकट भविष्य में। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस के कैटेगरी में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और वाक्य के दूसरे प्रकार को समझते हैं। जो वाक्य का दूसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछली कक्षा में मैंने बताया था हिंदी में ऐसे वाक्यों को बोलते हैं प्रश्नवाचक
या प्रश्नसूचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है इसका नेचर क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रश्नवाचक वाक्य का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी होती है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को समझेंगे, उससे पहले हम इसका एक सरल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। An interrogative sentence is used to ask questions. An interrogative sentence is used to ask questions. अर्थात एक प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को भी समझते हैं, जैसे डू यू लाइक क्रिकेट? क्या आपको क्रिकेट पसंद है? क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? इस वाक्य से स्पष्ट है व्यक्ति जो भी इस प्रश्न को, इस सेंटेंस को बोलेगा, उसे आपसे एक उत्तर चाहिए। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? कल आप कहाँ गए थे? कल आप कहाँ गए थे? स्पष्ट है इस वाक्य से भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे एक बात नोटिस करने लायक है, डू यू लाइक क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट पसंद करते हैं? अगर हमें इस वाक्य का उत्तर देना हो तो हम या तो हाँ या फिर ना में उत्तर देते हैं। जो हमारा दूसरा वाक्य है, वेयर डिड यू गो यस्टरडे? कल आप कहाँ गए थे? जब भी उसका उत्तर हमको देना होगा तो वो डिटेल्ड होगा, डिटेल्ड होगा। इससे हमको एक चीज समझ में आता है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहले कैटेगरी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। वेयर डिड यू गो यस्टरडे? इस वाक्य का उत्तर हमेशा हमें डिटेल में देना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को हम WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द वेयर, वेन, वाई, हाउ मच, हाउ मेनी, हु आदि से शुरू होता है। दैट्स वाई हम इनको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वाक्य के अगले प्रकार को समझते हैं। वाक्य का जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक या फिर आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब इस प्रकार के वाक्यों से किस प्रकार के भाव का बोध होता है समझते हैं। in imperative sentence is used to express order, command, advice,
रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन, इसको हम बोलते हैं मना कर रहे हैं, मनाही। An imperative sentence is used to express order or command, advice, request और prohibition। निषेधात्मक वाक्यों से आदेश, सलाह, निवेदन या निषेध, निषेध मतलब होता है मना करना, आदि का बोध होता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ या बैठ जाइए। जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं कहीं पे, सिट डाउन, एज ए टीचर जब भी हम कोई बोलेगा छात्रों के लिए, तो वो क्या होता है, वो ऑर्डर का सेंस है वहां पे। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इस वाक्य से आप समझ पा रहे होंगे रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन का बोध हो रहा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। शेव वाटर, शेव वाटर, पानी बचाइए या पानी बचाओ। स्पष्ट है, ऐसे वाक्य से आपको कोई सलाह दे रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों से हम देख पा रहे हैं आदेश, निवेदन, सलाह का बोध हो रहा है। अगला हमारा है प्रोहिबिशन। एक एग्जांपल इसका लेते हैं। निषेध करना, मना करना। डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठिए। डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठिए। स्पष्ट है, इस वाक्य से आपको कोई किसी कार्य को करने से रोक रहा है, मना कर रहा है, इसलिए हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। इसमें किसी कार्य को करने से मना किया गया है, प्रोहिबिशन। यहां पे कुछ चीजें और भी हैं जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। इन चारों वाक्यों में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं लिखा है। वास्तव में इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो बिना सब्जेक्ट के ही शुरू होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे होता है लेकिन उसको लिखते नहीं हम, वो पहले से ही अंडरस्टूड है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू इन सभी का सब्जेक्ट होता है, जो कि छिपा होता है, इसको लिखनी जो नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो लिसनर हमारे सामने ही होता है, उसे पता है कि ये बात उसी से कही जा रही है, तो ये पहले से अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है जो कि छिपा हुआ होता है। और ज्यादातर मामलों में हम पाते ये हैं कि हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो आपका वर्ब से शुरू होता है। सिट, सेव, डू नॉट, डू कहीं ना कहीं वर्ब ही है। हाँ, कुछ वाक्य में प्लीज, काइंडली आदि शब्द भी आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ वाक्य लेट से भी बनते हैं। लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस गो टू स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लेट्स गो टू स्कूल भी कह सकते हैं। लेट अस गो टू स्कूल, लेट से भी वाक्य जो बनते हैं वो प्राय इंपेरेटिव में ही होते हैं। यहां पर इस वाक्य से किस चीज का बोध हो रहा है समझ लेते हैं। लेट अस गो टू स्कूल सजेशन का बोध है। ये कोई आपके समक्ष कोई प्रस्ताव या सुझाव रख रहा है, इसको हम सजेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें कौन कौन से भाव प्रकट होते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और भाव के आधार पर वाक्य के चौथे प्रकार को डिटेल में पढ़ते हैं। भाव के आधार पर वाक्य का जो चौथा प्रकार होता है, मैंने कल बताया था आपको, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है इच्छावाचक
या फिर इच्छासूचक वाक्य। समझते हैं किस प्रकार के वाक्यों से किस प्रकार के भाव का बोध होता है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस is used to express wish, blessing, curse or prayer. An optative sentence is used to express wish, blessing, curse or prayer. अर्थात एक इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग हम मनोकामना, आशीर्वाद, श्राप या फिर भगवान से प्रार्थना के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। मे गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट। मे गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट। भगवान हमारे राष्ट्रपति को बचाए। मे गॉड सेव आवर प्रेसिडेंट। स्पष्ट है इस वाक्य से प्रार्थना का बोध हो रहा है। हम कहीं ना कहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे राष्ट्रपति को बचाएं। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करें। स्पष्ट है इस वाक्य से विश अर्थात मनोकामना मनोकामना का बोध हो रहा है। हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। मे यू लीड अ हैप्पी लाइफ। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। मे ऑल ऑफ देम गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद होना। मे ऑल ऑफ देम गो टू डॉग्स। अर्थ ये हुआ इस वाक्य का कि वे सब बर्बाद हो जाएं। वे सब बर्बाद हो जाएं। स्पष्ट है इस वाक्य से हमने किसी को श्राप दिया है। इस प्रकार के वाक्य से श्राप का या फिर अभिशाप का बोध हो रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्लेसिंग का। मे यू लीव लॉन्ग। मे यू लीव लॉन्ग। दीर्घायु हो जाओ या फिर खूब जियो। हिंदी में इसको ऐसे हम बोलते हैं, मे यू लीव लॉन्ग। दीर्घायु हो जाओ या फिर खूब जियो। तो स्पष्ट है, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला वाक्य लिखा हमने, इससे प्रेयर, दूसरे वाक्य से विश, तीसरे वाक्य से कर्स और चौथे वाक्य से जो है हमारा ब्लेसिंग का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक बात और भी नोटिस करने लायक है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से शुरू होते हैं और इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको अवश्य देखने को मिल जाता है। तो वाक्य के जो है प्रकार में हमने अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। वाक्य के भाव के आधार पर जो अंतिम प्रकार होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। तो भाव के आधार पर जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया था, हमने पढ़ा, वो पूरे 5 होते हैं। हमने अभी तक 4 प्रकार के वाक्यों को समझा। लास्ट जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पिछली कक्षा में मैंने बताया था, हिंदी में इस प्रकार के वाक्य को हम आश्चर्यसूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों से हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस is used to express intense emotions of heart। जैसे आपका हो गया जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज, एप्रिसिएशन, एंगर एंड रिग्रेट। इसमें और भी कई प्रकार के भाव आते हैं, फिलहाल हम इतने की ही बात करेंगे जो हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग हमको पढ़ने हैं। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका प्रयोग हम हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे हर्ष, उल्लास, खुशी, ग्रीफ, दुख, शोक, सरप्राइज, आश्चर्य, एप्रिसिएशन, प्रशंसा, एंगर, गुस्सा, रिग्रेट या हम बोलते हैं पश्चाताप। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। आपने जरूर सुना होगा, एक वर्ड होता है हमारा हुर्रा, हिप हिप हुर्रे, सुना होगा आप लोगों ने। ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, तो अगर कहीं पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत खुश है, जॉयफुल है और फिर कोई बात कह रहा है। इन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, फिर हम सेंटेंस को लिखते हैं। हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच। अरे वाह, मैं मैच जीत गया। इस वाक्य से जॉय का बोध होता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, शोक में है, तो उसके लिए जो वर्ड होता है एक्सक्लेमेशन, उसे हम बोलते हैं अलाश, अफसोस या फिर दुख की बात है। इसका हिंदी अर्थ होता है ही इज नो मोर। अलास, ही इज नो मोर, ये दुख की बात है। सरप्राइज, अगर हम बात करें सरप्राइज वाले वाक्यों की, तो ये वाक्य प्रायः हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हाउ डीप द पुल इज, कितना गहरा पुल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस वाक्य को बहुत ही आश्चर्य में बोला गया है, कितना गहरा पुल है। ऐसे वाक्य वाट से मिल जाएंगे, वाट कार इट इज, क्या कार है ये। व्हाट अ कार इट इज, व्हाट अ कार इट इज, क्या कार है ये। इस वाक्य से भी कहीं ना कहीं आश्चर्य का बोध हो रहा है। हम एग्जाम्पल लेंगे एप्रिसिएशन अर्थात प्रशंसा का। जब भी हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शाबाश। अंग्रेजी में इसको हम वेल डन या फिर ब्रावो से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेल डन, यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल। किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रही है आपको, वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया,
आपको उसका प्रशंसा करना है तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में? शाबाश, तुमने अच्छा खेला। अंग्रेजी में इसको हम वेल डन, यू प्लेड वेल बोलते हैं। आई होप आपको वाक्य के जो प्रकार थे भाव के आधार पर मैंने समझाए और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपको ऐसे ही अंग्रेजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में वो कवर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग।